दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि कोई ऐसी जमीन जो सरकारी है, ग्राम सभा की है या किसी कस्बे में है तो नगर पंचायत की है और या किसी बड़े शहर में है, उस जमीन पर आपने कोई मकान बना लिया है और मकान बना करके आप रहने लगे हैं, तो आपको वहां की जो लोकल गवर्निंग बॉडी है वो वहां से बेदखल करना चाहती है, निकालना चाहती है, तो उससे आप कैसे बचें। दोस्तों कुछ ऐसी लैंड्स हैं, ऐसी जमीनें हैं जिनको प्रोहिबिटेड किया गया है, माने निषिद्ध किया गया है कि उस लैंड पर आप ना तो मकान बना सकते हैं ना कब्जा कर सकते हैं। अगर आपने उन पर कब्जा कर लिया है तो आपको वो लैंड हर हाल में छोड़नी पड़ेगी, आपको बेदखल कर दिया जाएगा। कोई प्रोविजंस ऐसा नहीं है कि आपको वो लैंड मिल सके, लेकिन मैं कुछ ऐसी लैंड्स के बारे में बताता हूं जहां पर अगर आपने कोई मकान बना लिया है, आप वहां रहने लगे हैं, तो आपको डिस्पजेज नहीं किया जा सकता। माने कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिससे आप बच जाएंगे और वो लैंड आपकी हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले मैं तीन कैटेगरी की बात करूंगा, तीन कैटेगरी के बारे में बताता हूं। पहली कैटेगरी है कि किसी गांव में या किसी गांव सभा में या किसी छोटे कस्बे में या शहर में एक ऐसी भूमि जो ग्राम सभा की भूमि है और वो सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है। उस सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि से इतर एक ऐसी भूमि होती है जो आबादी भूमि है, और इसके अलावा कुछ ऐसी लैंड्स हैं जैसे सड़क के किनारे पीडब्ल्यूडी की जमीन, वन विभाग की जमीन, या कुछ और ऐसी जमीनें हैं जैसे चरागाह है या तालाब है। ऐसी जो उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में 132 धारा में जमीनें विवरण दिया है, माने सुरक्षित भूमियां हैं, उन पर अगर आपने कोई मकान बना लिया है तो तीनों कैटेगरी के बारे में आज मैं बताना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको बिना स्किप किए देखें तो आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों जब आप ग्राम सभा की उस लैंड पर जो आबादी में दर्ज है उस पर कोई मकान का निर्माण कर लेते हैं, तो वो मकान आपका आपके साथ ही बंदोबस्त कर दिया गया है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 9 ये कहती है कि जब उत्तर प्रदेश में ये 1950 में एक्ट लागू हुआ, तो एक्ट लागू होते समय जो लोग आबादी लैंड पर, आबादी लैंड का मतलब है प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है, उस नक्शे में उस गांव में जितनी भी भूमि है, माने जितनी भी जमीन है, सारी दर्ज होती है, चाहे वो खेत हो, खलियान हो, चक्रोड हो, नाली हो, सड़कें हो, नदियां हो, पहाड़ हो, तालाब हो, कुछ भी होगा तो वो एक स्पेसिफिक एरिया का नक्शा होता है उस गांव का, माने उस गांव सभा का। उस नक्शे में उस गांव में जो व्यक्ति रह रहे हैं, ये वहां की चकबंदी पर निर्भर करता है। दोस्तों पहले इसके बारे में ही बता देते हैं। भूमि सुधार लगातार होते रहते हैं और बंदोबस्त होता रहता है। बंदोबस्त का मतलब होता है पूरे उस गांव की जो लैंड है, उस लैंड की नापजोक करके उसको अलग अलग पार्ट में बांट देना, कुछ चीजों की चकबंदी कर देना और कुछ चीजों को ऐसी ही अवस्था में छोड़ देना जिनमें चक नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे आबादी लैंड है उसका चक नहीं बनेगा, तालाब है इनकी चकबंदी नहीं होती है, जो ऊंचे एरिया है जैसे कोई पहाड़ है, पठार है, इनकी चकबंदी नहीं होती है, नदियों की, नहरों की, सड़कों की, इनकी चकबंदी नहीं होती, इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो जहां पर चकबंदी हुई है वहां पर चकबंदी चूंकि अंग्रेजों ने कभी की नहीं, चकबंदी जो भी हुई तो राज्य सरकारों ने की है, तो एक बंदोबस्त उनका चकबंदी का हो गया। कुछ ऐसे एरिया हैं जहां चकबंदी 1950 के बाद हुई ही नहीं है, तो उनमें अंग्रेजों ने एक बंदोबस्त कराया था 1941 में, 1941 और 40 में, उसको 1348 फसली खतौनी कहते हैं। उस 1348 फसली खतौनी में अंग्रेजों ने उस गांव में जितनी जमीन थी उसका नक्शा बनाया है, वो नक्शा भी 1348 फसली खतौनी का नक्शा है। उस 1348 फसली नक्शे में वो
टोटल नंबरान दर्ज हैं, चाहे वो जिस कैटेगरी के हों, तो आपका मकान अगर उस 1348 फसली खतौनी के नक्शा जो बना हुआ है उसमें आबादी माने जहां पर लोग रह रहे हैं, वो जिस एरिया में रह रहे हैं उससे और बढ़ा करके आबादी को पहले से ही क्लियर किया गया था कि इतनी लैंड जो है वो आबादी के लिए सुरक्षित है, यहां लोग रहेंगे। इसके अलावा जो बाकी जगह थी वो एग्रीकल्चरल लैंड थी, माने यहां पर कृषि होती है, कुछ ऊसर था, कुछ बंजर था, कुछ परती पड़ा था, कहीं कहीं तालाब था, कहीं टीला था, कहीं मीनार था। बहुत सारी कैटेगरीज हैं अलग अलग एरिया में। जहां पहाड़ी क्षेत्र है वहां पहाड़ बने हैं, जहां पर मैदानी भाग है वहां मैदान है, तो वहां चरागाह हो जाएगा, जानवरों के चरने का स्थान, खलियान हो जाएगा, यहाँ फसलें रखी जाएंगी। तो दोस्तों जब आप उस आबादी लैंड के किसी जगह पर मकान बनाकर रह रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वहां जो राज्य सरकार है उसने आपके हक में बंदोबस्त कर दिया है। आपको वहां आबादी लैंड पर सरकार द्वारा टार्चर नहीं किया जाएगा। उसको सरकारी लैंड नहीं कह सकते, वो सरकारी लैंड नहीं है, वो तो रहने के लिए ही सुरक्षित है। और उस ग्राम सभा का रहने वाला व्यक्ति जो वहां का मूल निवासी है वो वहीं रहेगा। उसमें डिस्प्यूट आपस में हो सकता है, एक व्यक्ति कह सकता है कि ये जगह मेरी है, दूसरा कह सकता है मेरी है, वो कहेगा मेरा कब्जा यहां पर है और आप कह सकते हैं कि मेरा कब्जा है, तो ये डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये डिस्प्यूट रेवेन्यू कोर्ट में नहीं चलता है, ये सिविल कोर्ट में चलेगा। दोस्तों याद रखना, जब भी आप आबादी लैंड पर किसी गांव में या किसी भी कस्बे में जो वहां की आबादी भूमि है पहले से ही निश्चित है, चाहे वो अंग्रेजों ने 1348 फसली खतौनी में की हो या चकबंदी के दौरान राज्य सरकारों ने उसको आबादी लैंड घोषित किया हो, वहां पर आप रह रहे हैं, उस रहने पर कोई विवाद है, तो उस विवाद का हल सिविल कोर्ट में होगा, ना कि राजस्व न्यायालय में। राजस्व न्यायालय माने लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, यहाँ ये मुकदमे नहीं चलेंगे, ना ही जिलाधिकारी के यहाँ चलेंगे, ना ही कमिश्नर के यहाँ, ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, ना ही इलाहाबाद जाएंगे। ये सबसे पहले इनकी प्रारंभिक अधिकारिता है सिविल जज जूनियर डिवीजन, यहां पर ये मुकदमे चलेंगे। तो आप ऐसा अगर कोई डिस्प्यूट है तो एक मुकदमा दाखिल करके अपने साक्ष्य पेश कर सकते हैं कि इस लैंड पर मैं इतने दिनों से रह रहा हूं, ये मेरी ही लैंड है और इस जगह पर जो मकान बना है वो मेरा ही है। उस मकान के डॉक्यूमेंट भी आपके पास होंगे। जैसे अब शायद ही कोई ऐसा घर हो जो विद्युत कनेक्शन उस पर ना हुआ हो, हर जगह बिजली का कनेक्शन है। तो गांव में जब दोस्तों बिजली का कनेक्शन होता है, दोस्तों बहुत सारे लोग हमसे कमेंट्स में ये पूछते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बिना पेपर के, बिना डॉक्यूमेंट के बिजली का कनेक्शन नहीं होता है। दोस्तों गांव में अगर आप रहते हैं, किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर हाउस टैक्स अभी नहीं लिया जा रहा है, हाउस टैक्स कहां नहीं लिया जाता, किसी गांव में नहीं लिया जाता है, या जो नगर पंचायत अभी नहीं बनी है वहां पर हाउस टैक्स नहीं लिया जाता है। तो जब हाउस टैक्स आप नहीं दे रहे हैं तो उस लैंड के आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। अगर आप पुश्तैनी वहां रह रहे हैं, बुजुर्गी जगह है, तो जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो बिजली वाला विभाग, जो विद्युत विभाग है, वो आपसे कौन सा डॉक्यूमेंट ले लेगा? वो तो आपका केवल आधार कार्ड या राशन कार्ड या किसान वही देख करके आपको विद्युत कनेक्शन कर देता है। तो दोस्तों बिजली का कनेक्शन, दूसरा उस जगह पर आपके पते पर कई लोग चिट्ठियां डालते हैं, क्योंकि आप वहां रहते हैं तो आपको निमंत्रण पत्र देते होंगे लोग, आपके रिश्तेदारों के यहाँ से चिट्ठियां आती हैं। दोस्तों आज नहीं आती हैं, तो आज के 20-40 साल पहले तो खूब चिट्ठियां आती थी आपके पास। चूंकि अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं रख पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको ये जरूरी है ये चालू कर दें। आपके पास अगर कोई चिट्ठी आई है तो चिट्ठी उसी पते पर आई है, उस पर डाकखाने की मोहर लगी है, आपको जिस सेंडर ने भेजी है उसने वहां से पोस्ट की होगी, तब आपको मिली है। माने इसका मतलब है कि आप उस जगह पर रहते थे। तो ये डॉक्यूमेंट सब आप तैयार करके और कोर्ट में एक दावा दाखिल कर सकते हैं, परमानेंट इंजम्पशन का दावा, जिसको स्थायी निषेधाज्ञावाद कहते हैं, कि इस लैंड पर मैं इतने वर्षों से मकान बनाकर रह रहा हूं, ये लैंड मेरी है, इनको रोक दिया जाए। इनको माने वो व्यक्ति जो आपसे लड़ रहा है, कह रहा है कि ये हमारी जगह है, इनको रोक दिया जाए कि ये हमारे स्वतंत्र कब्जा व दखल में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करें और ना ही हमें हैरान व परेशान करें।
तो दोस्तों कोर्ट आपके सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद, कुछ दिन सुनवाई चलने के बाद उसको रोक देगा। दूसरा दोस्तों एक और प्रोविजंस है कि जब आप किसी ऐसी लैंड पर मकान बनाकर रह रही है, चूंकि इस समय न्यूली डिस्प्यूट्स चालू हैं, न्यूली माने नए, क्योंकि पहले तो आवासीय लैंड छूटी हुई थी, उन आवासीय लैंड्स पर लोग रह रहे थे। इसके बाद पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ी, गांवों में वो लैंड्स जो आबादी के लिए छोड़ी गई थी, चाहे वो नवीन आबादी हो, हरिजन आबादी हो, या जो मूल आबादी उस गांव की थी, उसके अलावा ऊसर में, बंजर में, सड़कों के किनारे या अन्य किसी और गाटा नंबरान में जो गवर्नमेंट के हैं, माने ग्राम सभा के हैं, उन पर उन्होंने मकान बना लिया है और रहने लगे हैं। तो दोस्तों ऐसे नंबरान पर जब आप रह रहे हैं तब क्या होगा? तब के लिए प्रोविजंस यूपी में यूपी जेडे और यूपी रेवेन्यू कोड, ये दो किताबें हैं, दो एक्ट हैं। यूपी जेडे इस समय समाप्त हो चुका है, उसकी जगह ले लिया है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता ने। इसी तरीके से पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया की बात नहीं करता हूं, भारत की बात करूंगा, पूरे भारत के हर राज्य में वहां की भूमि विधियां हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट हैं, उनमें ये बता दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उस ग्राम सभा की लैंड पर अतिचार करता है, अतिचार का मतलब होता है जबरन घुस जाना और वहां रहने लगना, माने आपने ग्राम सभा से कोई परमिशन नहीं ली और वहां रहने लगे, तो एडवर्स पोजीशन सरकारी लैंड पर लागू नहीं होता है। एडवर्स पोजीशन पर अभी एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, मैं बनाऊंगा और आप लोगों के लिए समर्पित करूंगा। लेकिन अब इस पे चर्चा होती है कि आप सरकारी लैंड पर आ गए हैं, मकान बना लिया है, तो आपको, चूंकि जो ग्राम सभा होती है, लैंड तो सरकार की है, ग्राम सभा उसकी रखवाली और मैनेजमेंट करती है और रखवाली करते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स, जैसे लेखपाल है, नायब तहसीलदार हैं, एसडीएम है, डीएम है, एडीएम है, ये कमिश्नर हैं, ये सारे लोग रखवाली करते हैं। तो ग्राम सभा जो उस संपत्ति का मैनेजमेंट करती है, उसने पता ही नहीं चल पाया उसको, मान लेते हैं 10 साल बाद पता चला कि आपने ग्राम सभा की लैंड पर मकान बना लिया, आप रहने लगे हैं, तो ग्राम सभा आपको वहां से बेदखल करने के लिए एक प्रार्थना पत्र देगी। स्वयं ना दे करके ग्राम सभा के लिए वकील होते हैं, वो वकील तहसील में नामिका वकील कहे जाते हैं, जीएसपीएल कहते हैं, ग्राम सभा के अधिवक्ता। तो दोस्तों वो जो ग्राम सभा के नामिका वकील हैं, उनकी ओर से एक एप्लीकेशन जाएगा एसडीएम को कि फला फला व्यक्ति ने, आपका नाम लिखा होगा, कि एक वहां पर जगह पर कब्जा कर लिया है। तो जब ऐसा एप्लीकेशन जाएगा तो वहां से लेखपाल को, आपका चूंकि क्षेत्र का वो एरिया का लैंड रेवेन्यू का ऑफिसर है, उसको रेवेन्यू ऑफिसर है, उसको भेजा जाएगा कि आप देख के आइए, पैमाइश करके आइए कि क्या अमुक व्यक्ति ने, माने आपने सरकारी लैंड पर कोई मकान बना लिया है। वो रिपोर्ट देगा, वो रिपोर्ट देने के बाद आपके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई चलने लगेगी। दोस्तों बहुत सारे लोग जो सरकारी लैंड पर मकान बनाए हुए हैं, जानबूझ करके लेखपाल से एक रिपोर्ट लगवा देते हैं और तहसील में मामला पड़ा रहता है कि ये फला फला व्यक्ति हैं, इन्होंने सरकारी भूमि पर मकान बना लिया है और इतना एरिया कवर कर लिया है, लंबाई चौड़ाई लिख जाती है और सर्किल रेट वहां का जितना होता है, क्योंकि सर्किल रेट पूरे भारतवर्ष की हर जमीन का है, उस सर्किल रेट का 5% जितनी जितनी उसकी वैल्यू होगी, जैसे आपने मान लीजिए 100 वर्ग मीटर में मकान बना लिया है, तो उसकी वैल्यू मान लेते हैं 10 लाख रुपए निकलती है सर्किल रेट के आधार पर, तो उस 10 लाख का 5% आपके ऊपर लगा दिया जाएगा कि ये आप पे पेनाल्टी है, ये अदा कर दीजिए और आपको यहां से बेदखल कर दिया जाएगा। दोस्तों तब ऐसी कंडीशन जब आ जाए, अभी आप बेदखल नहीं किए गए, आपको एक नोटिस दिया गया होगा, वो नोटिस दिए जाने के बाद आपकी प्रक्रिया शुरू होती है। जब ऐसी स्थिति आ जाए, क्योंकि आपके पास घर नहीं है रहने के लिए, आपने कोई जगह मान लीजिए कब्जा कर ली है, रह रहे वहां, रही तो रहे, आप भारत के नागरिक हैं, उसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं, कोई आपने बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है, तो जब आप वहां रह रहे हैं, आपको नोटिस मिल गया है, तो आप उस नोटिस को चैलेंज कर सकते हैं कि मैं यहां पर रह रहा हूं, आप ये कहिए मैं रह रहा हूं, और फिर आपको 2 विकल्प प्राप्त हैं, या तो आप वो जगह छोड़ दें और वहां से हट जाएं, या एक और विकल्प है, उस विकल्प को बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, और नोटिस मिल गया है, अब क्या होगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि एक रूलिंग है, उसकी व्यवस्था बहुत जल्दी ही मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
उस रूलिंग में ये बताया गया है कि जहां पर आप रह रहे हैं उस जगह पर जो आपने ग्राम सभा को क्षति पहुंचाई है, मानी सरकार की वो लैंड आपने ले ली है और आप पात्र नहीं थे, आपको आवंटन करा लेना चाहिए था, तो आप उस क्षति की भरपाई सरकार को कर दें तो लैंड आपकी हो जाएगी और उस पर जो बना हुआ मकान है वो आपका स्थायी हो जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। इसका पावर जो कमिश्नर रैंक के अधिकारी हैं उनको दिया गया है। तो नीचे से मुकदमा चलते चलते जब वहां पहुंचता है तो उस रूलिंग का सहारा लेकर के आप वो जगह हासिल कर सकते हैं, वहां स्थायी हो सकते हैं। दोस्तों तीसरी एक कंडीशन है, आप उस लैंड का ट्रांसफर करा सकते हैं। ट्रांसफर कराने का मतलब है कि आपको नोटिस मिली, आप तुरंत एक अंतरण का मुकदमा दाखिल कर दें। अंतरण के मुकदमे का मतलब है कि जिस लैंड पर, जितने एरिया पर मैं यहां कब्जा किए हूं, मकान बनाए हूं, वो जगह मुझे दे दी जाए और उतनी ही भूमि मेरी उसी ग्राम सभा में जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो मैं सरकार को देने को तैयार हूं। तो दोस्तों आप अंतरण का वाद एसडीएम के यहां दाखिल करते हैं कि ये लैंड हमें दे दी जाए और ये लैंड हमसे ले ली जाए। तो दोस्तों उसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं, उन शर्तों का आप पालन कर दीजिए और आपका अंतरण हो जाएगा। अंतरण हो जाने में आपका सबसे बेहतर ये रहेगा, अंतरण क्यों जरूरी है, जैसे मान लीजिए आप गांव के किनारे रहते हैं और गांव के बिल्कुल लास्ट में किसी नदी या नाले के किनारे आपकी जमीन है, वहां आपने सरकार को दे दिया, यहां आपने ले लिया। क्योंकि बेईमानी करना, चोरी करना, गलत काम करना, ऐसे मैं कभी सजेशन नहीं दूंगा, मैं ऐसी राय दूंगा जो लीगल हो। चूंकि मैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों मैं जो बता रहा हूं ये बिल्कुल लीगल तरीका है। यूट्यूब पर तो लोग व्यूज लाने के लिए उल्टे सीधे बहुत सारे तरीके बताते हैं जो बिल्कुल गलत हैं, कभी आजमाने नहीं चाहिए। तीसरा एक और विकल्प है कि आप ऐसी लैंड पर कब्जा किए हैं जो सरकारी है, सुरक्षित भूमि है, उस लैंड पर किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट करने या ट्रेस पासिंग करने, ट्रेस पासिंग का मतलब होता अतिचार करने, माने जिसकी वो लैंड है उसकी अनुमति लिए बिना आप उसमें घुस गए हैं और निकल नहीं रहे हैं। जैसे खलियान की भूमि है, तालाब है, सड़क का जो पीडब्ल्यूडी का जो 55 फीट एरिया होता है उसके किनारे आपने मकान बना लिया है या कब्जा कर लिया है, या चरागाह है, या और ऐसी भूमि है जो मना की गई है कि इस पर किसी प्रकार का ना तो अंतरण होगा ना ही कोई ट्रेसपासिंग होगी, या कोई वन विभाग की जमीन है। दोस्तों अभी ये कमेंट्स मैंने आज ही देखा कि वन विभाग की जमीन पर अगर मैं कोई कब्जा किए हूं तो कैसे मिल पाएगी। दोस्तों वन विभाग की जमीन आपको कभी नहीं मिलेगी, आपका बहुत पुराना कब्जा है, एडवर्स पोजीशन में आते हैं या और बहुत सारे आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपको वो कंपनसेशन तो दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, क्योंकि वो सुरक्षित भूमि होती है, वो पेड़ पौधों के लिए सुरक्षित की गई है। तो ऐसी भूमि से आपने चाहे उस पर कंस्ट्रक्शन कर दिया हो, आपको बाहर निकालने की संपूर्ण शक्ति वहां के एसडीएम को है, लोकल प्रशासन को है। किसी भी समय आपका बुलडोजर से मकान गिरा देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मेरी राय है ऐसी लैंड पर जो सुरक्षित भूमि है उस पर आप कभी कब्जा ना करें, ना कब्जा करने का प्रयास करें। अभी हाल ही में देखो हल्द्वानी में इसी तरीके की घटना हुई है। तो ऐसी सुरक्षित भूमि पर आप कब्जा करने का प्रयास ना करें। प्रयास करें कि आप जिस जगह को परचेज करें, खरीदें, उस जगह पर ही मकान बनाएं, क्योंकि मकान बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, समय लगता है, आपकी मेहनत लगती है और तब जाके कहीं आशियाना होता है लोगों का रहने के लिए। ऐसी जगह पर मकान बनाएं जहां आपको रहने में आसानी मिले। और मैंने जो 2-3 विधियां बताई हैं वो बिल्कुल बेस्ट एंड सुटेबल हैं। इस तरह से आप किसी भी सरकारी लैंड पर, जिसकी मैंने अभी डेफिनेशन बताई, मकान बना करके रह सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।